दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लगभग 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस सेशन में 41 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 41वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा है कि कितने सही हैं। पहला कथन है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के अंदर तक अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब वह प्रभावहीन हो जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के अंदर नहीं बल्कि 2 माह के अंदर तक अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब वह प्रभावहीन हो जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू रहता है और इसे अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति शासन को जब संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लागू रहता है, लेकिन इसे अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता बल्कि अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यहाँ विशेष बहुमत नहीं बल्कि साधारण बहुमत होना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पूछा था कितने सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आप लोग को ध्यान होगा कि अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि अगर राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में, जब राज्यपाल इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता है। इसी तरह से एक अनुच्छेद 365 होता है। अनुच्छेद 365 के माध्यम से भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब कोई राज्य संसद के आदेशों या निर्देशों को पालन नहीं करता है या पालन करने में असफल रहता है, तब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि लोकसभा द्वारा अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद ही अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उपाध्यक्ष द्वारा संसद की गैर सरकारी विधेयकों पर समिति तथा सदन की बजट समिति जैसी समितियों की अध्यक्षता की जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 165 में देखने को मिलेगा। ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण किया रहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राज्य सरकार दिया हुआ है, उसे जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है इसका निर्धारण राज्य सरकार नहीं करती है बल्कि राज्यपाल करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि उसे
राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है, न कि राज्य सरकार द्वारा। तीसरा कह रहा है कि वह भारत के सॉलिसिटर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। वो भारत के सॉलिसिटर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, वो स्वतंत्र रूप से राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये सॉलिसिटर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। ओके, तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि केवल एक। ओके, अगर आपको पता होता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप इजिली एलिमिनेट कर देते। ओके, चलिए आगे देखिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सीबीआई एक वैधानिक निकाय है और इसे अपनी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बाद में जो है इसे कार्मिक मंत्रालय के अधीन लाया गया। ठीक है, पहले ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, अब ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मे भी स्टेटमेंट कभी दे दे तो गलत मत करिएगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक वैधानिक निकाय है, तो हमेशा ध्यान रखना सीबीआई एक यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है एक वैधानिक निकाय नहीं है, और ये अपनी जांच से संबंधित शक्तियां यानी जांच पड़ताल करने के लिए जो इसकी शक्तियां मिली हुई है, ये शक्तियां इसको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये वैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों तथा गंभीर एवं संगठित अपराधों से संबंधित मामलों की जांच की जाती है, जिसमें आतंकवाद से संबंधित अपराध शामिल नहीं होता है। देखो, आतंकवाद से संबंधित अपराध की जांच पड़ताल के लिए एनआईए होता है, ठीक है, सीबीआई नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट सही कह रहा है कि आतंकवाद से संबंधित अपराध इसमें शामिल नहीं होता है। सीबीआई जो है भ्रष्टाचार की जांच करता है, आर्थिक अपराधों की जांच करता है, गंभीर एवं संगठित अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है, लेकिन आतंकवाद से संबंधित अपराधों के मामले की जांच सीबीआई नहीं करता है। ओके, तो दूसरा सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र किसी राज्य में संबंधित राज्य सरकार की सहमति से बढ़ाया जा सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, सीबीआई किसी राज्य में तभी, किसी राज्य में मान लो कोई मामला कोई घटना घटित हुई, तो उस घटना की जांच सीबीआई तभी करेगी जब वो राज्य उसको अनुमति देगा। बिना राज्य की अनुमति के सीबीआई उस राज्य में जाकर के उसके मामले में छानबीन जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा यही कह रहा है कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र किसी राज्य में संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगर आप लोग को पता होता है कि सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके इसका आंसर ला देते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जन गण मन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह गीत जो है सर्वप्रथम ब्रह्म समाज से संबंधित तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 1950 में जनगण मन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कितने सही है, तो तीनों सही है। दोस्तों, बहुत ही बेसिक से स्टेटमेंट दिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभी आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है और वहाँ पे मुझे समझाना पड़ेगा, तो वीडियो वहाँ पे टाइम दूंगी मैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे कि समय थोड़ा बच जाए। ओके, और दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस टेस्ट पेपर का, इसके अलावा अगर आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहते हो, या संस्कृति आईएएस की, या ध्येय आईएएस की, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन किया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करिएगा कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, यानी 149 रुपये में ही आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप दृष्टि का चाहते हो तो आपको दृष्टि का मिलेगा 149 में, विजन का चाहते हो तो विजन का, जिस भी इंस्टीट्यूट का चाहते हो उसमें आपको जब ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, तो
ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जसमोली जन्मभूमि संबंधी विधि, जिसका मतलब होता है जन्मभूमि संबंधी विधि किसी राष्ट्र के सीमा क्षेत्र में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, किसी राष्ट्र के सीमा क्षेत्र में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है जसमोली, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जस स्वैंगिनस रक्त संबंधी विधि माता पिता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि जन्मभूमि, अगर कोई व्यक्ति बच्चा है, कोई इंसान है जिसका जन्म भारत में होता है कहीं भी, तो अपने जन्मभूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त करेगा। और रक्त संबंधी में कि अगर उसका माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो इस आधार पर भी उस बच्चों को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है समापन प्रकार और विवरण। ठीक है, साधारण समापन है, कंगारू समापन है, इसके आगे गिलोटिन समापन है। देखो जैसे कि क्या होता है कि आप लोग, कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो ये सोचते हैं कि आज क्या बनेगा, आज क्या किया जाए, क्या बनाया जाए। तो ऐसे में बहुत आप लोग क्या करते हो, डिस्कस करने लगते हो कि अरे ये बनेगा वो बनेगा। तो एक निश्चित एक निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं ले पाते हो कि एग्जैक्टली क्या बनेगा, सब वोटिंग नहीं कर पाते हो। सब लोग आपस में बस बहस करते रहते हैं, नहीं ये बनेगा, कोई कहता है नहीं ये बनेगा। तो उसी में कोई इंसान कहता है कि अब बस रुको, बहस को खत्म करो, अब इसी पे वोटिंग कर लो। कब से कितने देर से बहस कर रहे हो, इस पे फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो, अब वोटिंग करो कि क्या एग्जैक्टली बनना चाहिए। ठीक है, तो उस पर वोटिंग होता है, फिर वही खाना बनता है घर में। इसी तरीके से सदन में भी काम होता है कि कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर बहुत लंबे चौड़ा, इसका उद्देश्य बस यही होता है कि कैसे भी करके जो ये इतनी बहस हो रही है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं उस प्रस्ताव के संदर्भ में, तो उस बातों को, उस बहस को खत्म करके, उस चर्चा परिचर्चा को खत्म करके, रोक करके अब वोटिंग किया जाए, अब अंतिम निर्णय लिया जाए। ठीक है, यानी कि फालतू का टाइम नहीं वेस्ट किया जाए, बहुत चर्चा हो गई, अब चर्चा को रोक करके वोटिंग किया जाए, इसका मतलब यही होता है समापन। तो साधारण समापन में क्या होता है कि एक प्रस्ताव जिसके तहत परिचर्चा को समाप्त करने के साथ मामले को तुरंत मतदान हेतु रखा जाना प्रस्तावित होता है। तो देखो समापन प्रकार कई सारे होते हैं। जैसे साधारण समापन में क्या होता है कि किसी प्रस्ताव को लेकर के बहुत सारी बातें हो चुकी होती है, चर्चा परिचर्चा हो चुका होता है। अब इसमें साधारण समापन के माध्यम से ये कहा जाता है कि भाई अब बहुत बातें हो गई, अब सीधे वोट डालो। तो जितनी चर्चा परिचर्चा हो गई उसको रोक करके डायरेक्ट वोटिंग की जाती है। तो इसका मतलब यही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, साधारण समापन कहलाता है ये। कंगारू समापन, कंगारू को तो आप लोग जानते हैं, कंगारू कूद कूद के चलता है। ओके, कंगारू क्या करता है, कूद कूद के चलता है। तो इसी तरीके से सदन में भी जब प्रस्ताव लाया जाता है तो महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा कर ली जाती है, बीच बीच के खंडों को छोड़ दिया जाता है जो उतनी जरूरी नहीं होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसमें कंगारू समापन इसलिए लाया जाता है ताकि इसके माध्यम से ये कहा जाता है कि सिर्फ जरूरी बातों पर चर्चा करो, बाकी को छोड़ते हुए आगे बढ़ो और उस पर वोटिंग करो। तो कंगारू समापन का मतलब ये है कि इतना लंबा चौड़ा बहस मत करो, जो जरूरी मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा करो और फिर पूरे प्रस्ताव को समाप्त करो, उस पर वोटिंग करो। तो इसमें फोकस किया जाता है जरूरी बातों पर चर्चा करने के लिए, और जरूरी बातों पर चर्चा करके उसको समाप्त करके मतदान करना। तो अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक प्रक्रिया जिसके तहत एक विधेयक केवल चुने हुए खंडों पर चर्चा और मतदान किया जाता है, जबकि शेष खंडों को बिना चर्चा के पारित माना जाता है। तो जिन खंडों पर जो महत्वपूर्ण खंड नहीं थे उन पर चर्चा नहीं होती, महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा होती है। तो जिन खंडों पर चर्चा नहीं होती है, यानी कि शेष खंडों पर जिस पर चर्चा नहीं होती है, उसको भी पारित मान लिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। आगे देखिए, गिलोटिन समापन ये कह रहा है कि एक तरीका जिसके द्वारा आवंटित समय समाप्त होने के बाद विधेयक के केवल चर्चा हो चुके खंडों को मतदान हेतु रखा जाता है और गैर चर्चित खंडों को समाप्त मान लिया जाता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो गया। गिलोटिन समापन क्या होता है कि ये भी एक तरीका है चर्चा को समाप्त करके वोटिंग करने का। इसमें यह कहा जाता है कि भैया जिन जिन खंडों पर चर्चा नहीं हुआ है, या फिर जिन जिन खंडों पर, जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे खंड थे जिन पर चर्चा हो चुकी है, कुछ ऐसे मान लो एक प्रस्ताव है, उसमें कई सारे खंड है, कई सारे छोटे छोटे
छोटे छोटे सेंटेंसेस है उस पर चर्चा करना है, छोटे छोटे मुद्दे हैं उस पर या नियम है तो उस पर चर्चा करना है। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो गई है, लेकिन कुछ है जो बचे रह गए। अब बचा रह गया है तो गिलोटिन समापन ये कहता है कि खंड जिस पर चर्चा हो चुकी है उसको तो उस पर मतदान करो ही, साथ में जिस पर चर्चा नहीं हुई है उस पर भी मतदान होना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि गैर चर्चित खंडों को समाप्त मान लिया जाता है। नहीं, गैर चर्चित खंडों को समाप्त नहीं माना जाता है, बल्कि उस पर भी मतदान होता है, उसको भी पारित किया जाता है। फिर चाहे मतदान हुआ हो ना, चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो, मतदान होता है। ठीक है, इसमें गिलोटिन में क्या है कि चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन मतदान होता है, चाहे चर्चित खंड हो या नहीं गैर चर्चित खंड हो। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, इसमें कह रहा है कि गैर चर्चित खंड समाप्त हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो केवल 2 सही था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में विशेष अनुमति द्वारा अपील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है किसी देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी विषय में दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, सिवाय सैन्य अधिकरण और कोर्ट मार्शल के। तो ये विशेष अनुमति द्वारा अपील ये है क्या? तो देखो, अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति द्वारा अपील का अधिकार है। ठीक है, विवेकाधिकार है, अधिकार नहीं कहेंगे। अब देखो, जैसे कि मान लो भारत देश का कोई ट्रिब्यूनल है, कोई अधिकरण है या कोई न्यायालय है, वो निर्णय देता है और सुप्रीम कोर्ट के ये लगता है कि उस व्यक्ति के, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि भाई उस मामले पे मुझे दखल देना चाहिए, तो वो क्या करता है, उस मामले को अपने पास बुला लेता है, उस मामले को अपने पास मंगा लेता है और उस पर खुद निर्णय देता है। तो ये क्या क्या कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट का विशेष अनुमति द्वारा अपील। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने कोई निर्णय दिया तो उसको अपने पास बुला लिया, ट्रिब्यूनल के पास कोई मामला गया या हाई कोर्ट के पास या अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है कि उस मामले को अपने पास बुला ले और वो उस पर निर्णय दे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का अपने विवेक पर निर्भर करता है, उसकी मर्जी आई तो किया, नहीं आई तो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके मामले की सुनवाई जो है, मान लो किसी अधिकरण ने या फिर हाई कोर्ट में आपका कोई मामला चल रहा है और आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय ले, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मजबूर नहीं होगा आपकी निर्णय लेने के, आपकी अपील को मानने के लिए। डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दे तो बाकी मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं होता है आपकी अपील को सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका मामला मेरे पास आए और मैं आपका निर्णय दूं, तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है, किसी देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी विषय में दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, सिवाय सैन्य अधिकरण और कोर्ट मार्शल। ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी मामले को अपने पास बुला ले और उस पर खुद निर्णय दे। ठीक है, उस हाई कोर्ट या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध खुद निर्णय दे, तो ये अधिकार सिर्फ न्यायालयों के लिए, अधिकरण के लिए। जो सैन्य न्यायालय है या सैन्य अधिकरण है या कोर्ट मार्शल है, उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना विशेष अनुमति द्वारा अपील का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जब अपील किए गए निर्णय में सामान्य महत्व के किसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न का समावेश होता है, तब इसका प्रदान किया जाना अधिकार का विषय होता है। देखो, यह अधिकार का विषय नहीं होता, बल्कि विवेक का अधिकार होता है। विवेक के आधार पर निर्भर, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई हाई कोर्ट में कोई मुद्दा चल रहा है, भले उसमें किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा हो, कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न का मुद्दा हो, तो आप यानी कि जिसका मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, वो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है कि नहीं, हमारा मुद्दा आप सुनिए ही। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप हमारा मुद्दा ये सुनिए ही। अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी इस अपील को ठुकरा दे या फिर अपने पास रखे, उस पर अपनी निर्णय दे। ठीक है, तो ये अधिकार का विषय नहीं होता है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यवगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, राज्य विधानसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यवगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मान लो कि कोई विधेयक लाया गया है विधानसभा में,
या विधान परिषद में, तो उस दौरान विधानसभा भंग हो जाए, उसका कार्यकाल या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए या विधानसभा का विघटन हो जाए। मेरे यहाँ पे विघटन कह रहा है, तो विघटन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो विधेयक लाया गया है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो व्यवगत होगा या नहीं होगा, या किन आधारों पर व्यवगत होगा। इस संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला कह रहा है कि विधानसभा में लंबित विधेयक व्यवगत हो जाता है, चाहे वह विधानसभा में प्रस्तुत किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। तो ये स्टेटमेंट सही है कि विधानसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है तो व्यवगत हो जाता है, अगर चाहे उसका विधानसभा में प्रस्तुत किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। सॉरी दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधान परिषद में विचाराधीन लंबित विधेयक व्यवगत माना जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि विधान परिषद में लंबित लेकिन विधानसभा द्वारा पारित न किया गया विधेयक व्यवगत नहीं माना जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि एक सदनीय राज्य में विधानसभा द्वारा या द्विसदनीय राज्य में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष विचाराधीन विधेयक व्यवगत नहीं होता। यानी कि ऐसा विधेयक जो राज्यपाल के पास गया हो अंतिम निर्णय के लिए कि उस पर हस्ताक्षर करना है नहीं करना है, या फिर वो विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के विघटन होने के बाद भी वो विधेयक व्यवगत नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों ही सही है, तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इस चीज को याद कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी लेकिन इसको आपको समझना होगा, समझ लेना, थोड़ा याद कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। लोकसभा के संसद के संदर्भ में भी ये स्टेटमेंट दे देता है। आगे पूछा है कि कितने विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत शामिल हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? बीमा, देखो बीमा ये संघ सूची का विषय है, तो ये नहीं होगा पहला। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियमन ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो गया। गैस और गैस संयंत्र ये राज्य सूची का विषय है। सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। कितने हैं? तो 4 है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्री कैम्ब्रियन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में विस्तारित है। तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसका विस्तार आपको गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलेगा, लगभग 800 किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और प्री कैम्ब्रियन काल का है, यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉग या कोहरे के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है रेडिएशन फॉग या विकिरण फॉग सर्दियों की साफ रातों में हल्की पवनों के दौरान सतह के ठंडा होने के कारण विकसित होता है और यह मुख्य रूप से भूमि सतह के स्तर तक सीमित रहता है। अब इसको आप यूं समझिए कि जैसे रात का मौसम है, आप लोग देखेंगे जिस दिन मौसम साफ रहता है, जिस दिन बादल नहीं होते हैं आकाश में, तो उस दिन मौसम बड़ा ठंडा रहता है, बड़ा सुहावना और ठंडा मौसम रहता है। तो आप लोग देखेंगे कि जब मौसम साफ रहता है, वायु शांत रहती है, हवाएं नहीं चलती हैं, पवन शांत रहता है, तो हमारी धरती को दिन में क्या होता है कि हमारा धरातल गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों की वजह से। जब हमारा धरातल गर्म हो जाता है तो इसके आसपास जो भी वायु रहती है वो भी क्या होती है कि कणों के संचलन की वजह से वो भी गर्म हो जाती है। जो वायु, जितनी वायु इस गर्म धरातल के संपर्क से होते हुए गुजरेगा वो वायु गर्म हो जाती है। जैसे आप देखो तवा को गैस पे गर्म करो तो तवा के आसपास या किचन में पूरी की पूरी गर्मी हो जाती है, गरम गरम एनवायरनमेंट हो जाता है। तो किचन से बाहर निकलो तो ठंडा लगता है। क्यों ऐसे? ये क्यों होता है ऐसा? विकिरण के कारण, क्योंकि इससे धरातल से विकिरण निकलती है, तवा से विकिरण निकलता है। तो धरातल से विकिरण निकलती है तो जब बादल होता है तो ये विकिरण वापस लौट करके चली आती है। गर्म जो विकिरण रहता है ये वापस एनवायरनमेंट में चला आता है। इससे क्या होता है कि हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अब यही अगर धरातल हमारा गर्म है और रात में जब मौसम ठंडा होता है धीरे धीरे और बादल नहीं होते हैं,
जब बादल नहीं होता है, मेनली ध्यान रखना कि जब बादल नहीं रहेगा, मौसम साफ रहेगा, तो ये जो विकिरण है, ये धीरे धीरे क्या होगा, वायुमंडल से बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो वायुमंडल का तापमान था वो कम हो गया, वायुमंडल हमारा ठंडा हो गया, हमारा एनवायरनमेंट जो है ठंडा हो जाता है। तो अब देखो कि सर्दियों में आप देखेंगे ठंडों में कि हमारा धरातल बहुत ठंडा हो जाता है। धरातल के ठंडा होने की वजह से जब पवन जो है इसके पास से होकर गुजरता है, तो क्योंकि पवनों में वायु में नमी होती है, तो ठंडे धरातल से गुजरता है तो एक फॉग बन जाता है, कोहरा बन जाता है, इसी को रेडिएशन फॉग कहते हैं। ठीक है, ये जो है आप देखेंगे धरातल तक ही सीमित रहता है। जैसे आप सुबह उठो देखो तो कोहरा ही कोहरा दिखता है। ठीक है, तो ये इसी की वजह से दिखता है कि धरातल बहुत ठंडी हो जाती है, तो जो भी पवन इससे होकर गुजरता है, धरातल के पास की वाली पवन में जो भी नमी होती है वो फॉग का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, हल्की हल्की बूंदे जो वायु में नमी होती है वो फॉग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है एडवेक्शन फॉग या अभिवहन कोहरा सतह के गर्म होने के कारण आर्द्रता युक्त वायु के ऊपर उठने से निर्मित होने के कारण मुख्य रूप से दिन के समय विकसित होता है। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है? तो देखो एडवेक्शन फॉग में क्या होता है कि जब हवा एक जगह से दूसरी जगह गई और ठंडी सतह पर जाती है, तो उस हवा में जो भी नमी रहती है वो कोहरा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि मान लीजिए समुद्र से गर्म हवा जमीन की तरफ आई और जमीन पर बर्फ या जमीन बहुत ठंडी है, जमीन पर बर्फ है या फिर जमीन बहुत ठंडी है, तो वहां पे कोहरा छा जाएगा। तो हवा क्या है, हवा क्षैतिज रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यहाँ पे हवा जो है क्षैतिज रूप से चल रही है। हवा के क्षैतिज रूप से चलने की वजह से यहाँ पे कोहरा बन रहा है। और रेडिएशन फॉग या विकिरण फॉग में क्या हो रहा है कि हवा के ऊर्ध्वाधर रूप से चलने की वजह से कोहरा का निर्माण हो रहा है, कोहरा बन रहा है। तो यहाँ पे हवा जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, मान लो समुद्र से नमी धारण करते हुए ये धरातल की तरफ गई और धरातल पे बर्फ है या धरातल बहुत ठंडा है, तो ऐसे में यहाँ जो हवा में जो नमी थी वो नमी कोहरा का रूप ले लेता है। तो इसी को एडवेक्शन फॉग कहा जाता है। और रेडिएशन फॉग में क्या था कि धरातल ठंडी है, ठीक है, धरातल ठंडी है, तो यहाँ की जो धरातल ठंडी है, या फिर हम ये कहें कि रात में, दिन में हमारा धरातल बहुत गर्म था, तो ये विकिरण, ये जो धरातल थी इसकी गर्मी जो है धीरे धीरे निकली और अंतरिक्ष में चली गई। तो धीरे धीरे इसकी जो गर्मी थी वो ऊपर की तरफ गई, ऊर्ध्वाधर रूप में गई, तो ये धरातल ठंडी हो गई। ठीक है, ठंडी हुई तो यहाँ पे जो वायु आई तो वो क्या हुई, वायु इसके संपर्क में आने की वजह से ठंडी होने लगी। ठंडी हुई तो उसमें जो नमी थी वो कोहरा बन गया। तो दोनों का बनने का जो कारण है वो अलग अलग है, तो इसका नाम भी इसलिए अलग अलग हुआ। इसको एडवेक्शन फॉग कहा गया और इसको, पहले वाले स्टेटमेंट को रेडिएशन फॉग किया गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें कह रहा है कि कोहरा जो है सतह के गर्म होने के कारण आर्द्रता युक्त वायु के ऊपर से निर्मित होने के कारण मुख्य रूप से दिन के समय विकसित होता है, दिन के समय नहीं होता है। इसका बनने का कारण थोड़ा अलग होता है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। दिन या रात का मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन है कि वायु जा किधर रही है। ठंडे क्षेत्रों में जाएगी, ठंडी धरातल पे टच होगी गर्म वायु और नमी युक्त वायु, तो वहां पे एडवेक्शन फॉग बनेगा। ठीक है, फिर चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, रात हो। रेडिएशन फॉग में क्या होता है, अक्सर रात में होता है, तो खास करके साफ रातों में जब मौसम साफ होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्बिडो के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो एल्बिडो होता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखो सूर्य की किरणें आती हैं धरातल पे, तो आप लोग इससे समझिए कि गर्मियों में आप लोग ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनते हो, काले कपड़ा नहीं पहनते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इससे हमें गर्मी लगने लगती है। लेकिन लाइट कलर के कपड़े, व्हाइट कलर हो गया या अन्य कोई हल्के रंग का कपड़ा पहनते हो जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसी को समझिए ये ही एल्बिडो कहलाता है। जब हमारे एनवायरनमेंट में जैसे कि मान लो बर्फ है, बर्फ की चादर सफेद है, तो इससे सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो ये जो परावर्तन होता है सूर्य की किरणों का, जो सूर्य की किरणें वापस टकरा के चली जाती हैं वापस अंतरिक्ष में, तो इसको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है,
तो अब बताओ कि किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि कहाँ पे परावर्तन लाइट का सबसे ज्यादा होगा। तो ताजी बर्फ का होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका शुष्क रेत आएगा, यहाँ पे भी प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। फिर तीसरे नंबर पे आर्द्र सवाना आएगा और शंकुधारी वृक्ष चौथे नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं शंकु मतलब बहुत नुकीले नुकीले होते हैं, इनका क्षेत्र बहुत कम होता है। तो क्षेत्र बहुत कम होने की वजह से लाइट इस पे बहुत कम पड़ पाती है। जब लाइट इस पे बहुत कम पड़ेगी तो परावर्तन कम होगा। और आर्द्र सवाना वन में क्या होगा कि यहाँ पे पत्तियां थोड़ी अपेक्षाकृत बड़ी होंगी, तो पत्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होंगी तो यहाँ पे लाइट्स ज्यादा पड़ेंगे और लाइट्स का परावर्तन भी ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना चौड़ा पत्ता होगा उतना ही ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही उसका एल्बिडो होगा। जितना कम पतला जितना कम चौड़ा पत्ती होगी या जितना नुकीला पत्ता होगा उसका एल्बिडो उतना ही कम होगा। तो कभी कभी स्टेटमेंट एग्जाम में दे दो तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के आंसर कर देना। तो इसका क्रम क्या बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है पहला कथन कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करता है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब वाले क्षेत्रों के प्रभुत्व एवं विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ विशेषकर स्थलीय क्षेत्र के ऊपर बादलों का आवरण अपेक्षाकृत विरल होता है। देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये विषुवत रेखीय धारा है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, फिर इधर उपध्रुवीय निम्न वायु दाब आ जाता है और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। क्यों होता है, हम लोग टेस्ट नंबर 3 में आप लोग वीडियो देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ पे हवाएं आकर के नीचे की तरफ बैठती हैं। जब हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, जहाँ पे भी हवा नीचे बैठेगी वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और जहाँ से हवाएं उठती है वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। जैसे कि विषुवत रेखा के पास यहाँ पे क्या होती है कि हवाएं जो होती हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। क्यों उठती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधे पड़ने की वजह से यहाँ हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर बनता है। फिर धीरे धीरे हवाएं ऊपर जाती हैं तो ठंडी होती है, ठंडी होकर के आकर के नीचे यहाँ पे 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास यानी उपोष्ण उच्च वायु दाब के पास आकर के नीचे हवाएं बैठती हैं। जब यहाँ हवाएं बैठती हैं तो इसी को यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखो, तो इसी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे सौर विकिरण अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त होता है। देखो, सौर विकिरण सूर्य का विकिरण ज्यादा कहाँ प्राप्त होगा, जहां पर मौसम साफ होगा अपेक्षाकृत। अब देखो विषुवत रेखा पे क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, आप कहेंगे कि मैम सीधी रेखा पड़ रही है तो यहाँ पे सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होना चाहिए। हाँ, प्राप्त होना चाहिए ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होने की वजह से वायु जो जल है वो भी तेजी से गर्म होता है, गर्म होकर के वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ता है। वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ता है तब बादलों का निर्माण होता है। तो विषुवत रेखा के पास बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो बादलों की वजह से यहाँ पे सूरज की किरणें हमारे यहाँ पर धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पे सौर विकिरण कम होता है। यहाँ पे देखिए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत विषुवत रेखा की अपेक्षाकृत यहाँ पर बादल कम होते हैं। कम बादल होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधे यहाँ के एनवायरनमेंट में चला जाता है, यहाँ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। इस वजह से यहाँ पे सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होता है। अब देखो, जैसे जिस दिन बादल होता है उस दिन हम सूर्य को नहीं देख पाते, हमारे सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। जिस दिन मौसम साफ होता है उस दिन तीखी लगती है सूर्य की किरणें, ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी और धूप लगती है ना। तो अपना यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हो। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त होता है। अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है, सौर विकिरण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो ये स्टेटमेंट दे देता है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त होता है। और आप लोग सोचेंगे कि नहीं, यहाँ विषुवत रेखा के पर प्राप्त होता होगा क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बस इतना ही पढ़े होंगे या फिर ग्राफ देखे होंगे, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे विषुवत रेखा है तो डायरेक्ट सीधी किरणें पड़ी हैं, तो आप गलत करके चले आएंगे। तो गलत नहीं करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब वाले क्षेत्रों के प्रभुत्व एवं विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ विशेषकर स्थलीय क्षेत्र के ऊपर बादलों का आवरण अपेक्षाकृत विरल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में हाई प्रेशर पाया जाता है। हाई प्रेशर पाने की वजह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बादल कम बनते हैं। बादल कम बनने की वजह से वर्षा कम होती है। तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण, आपको मरुस्थल ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी होता है, इसके साथ में यहाँ पे बादल कम होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है।
चलिए आगे देखिए, कभी कभी समाचारों में रहा कोल्ड ड्रॉप मुख्यतः किससे संबंधित होता है? कोल्ड ड्रॉप जो होता है गर्म समुद्री सतहों के ऊपर ऊपरी वायुमंडल की ठंडी वायु का ऊर्ध्वाधर अवरोहण, जिससे तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि वायुमंडल में जो ठंडी वायु रहती है, बहुत सारी ठंडी वायु का एक झोंका चल रहा होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो मान लो जेट स्ट्रीम चली है ठंडी वायु वाली, तो उस ठंडी वायु का एक हिस्सा नीचे की तरफ आ गया, धरा समुद्र की तरफ। इससे क्या होता है कि वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश या फिर तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को कोल्ड ड्राफ्ट कहा जाता है। और गर्म समुद्री सतहों के ऊपर आता है, तो गर्म समुद्री सतहों के ऊपर अगर ठंडी वायु धारा आ रही है नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ इसका बैठ रहा है ये, तो ऐसे में क्या होगा कि जो गर्म वायु होगी उसके आसपास के क्षेत्रों में वो ठंडी वायु के संपर्क में आने की वजह से क्या होगी, वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। आर्कटिक दोलन मध्य और उच्च अक्षांशों के बीच सतही वायुदाब में होने वाले उन परिवर्तनों को वर्णित करता है जो जेट स्ट्रीम को प्रभावित करते हैं। तो ये जो आर्कटिक दोलन होता है ये क्या होता है? ये वायुदाब में होने वाले बदलाव को प्रदर्शित करता है, आर्कटिक दोलन। ठीक है, ये क्या करता है? ये तय करता है कि ठंडी हवा जो है ध्रुवों पर ही रुकेगी या फिर नीचे की तरफ आएगी। जब ये ठंडी हवा ध्रुवों की तरफ न रुक करके नीचे की तरफ आती है तो इससे वायु में बहुत ज्यादा वायुदाब में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि आर्कटिक दोलन मध्य और उच्च अक्षांशों के बीच सतही वायुदाब में होने वाले उन परिवर्तनों को वर्णित करता है जो जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से आर्कटिक दोलन की वजह से जेट स्ट्रीम भी प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है कि आर्कटिक प्रवर्धन से तात्पर्य आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म के कारण आर्कटिक क्षेत्र के अपेक्षाकृत तीव्र उष्मीकरण से है। तो ये आर्कटिक प्रवर्धन क्या है? तो देखो आर्कटिक प्रवर्धन ये कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र जो है विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। जब आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है कि जब बर्फ पिघलता है तो ऐसे में क्या होता है कि समुद्र के अंदर की जो काला सतह होता है वो दिखने लगता है। ये जो काला सतह है सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और जितनी तेजी से एब्जॉर्ब करेगा बर्फ उतनी तेजी से पिघलेगी। इसी को आर्कटिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो इससे तात्पर्य आइस एल्बिडो की फीडबैक मैकेनिज्म के कारण आर्कटिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत तीव्र उष्मीकरण से है। तो जैसे हमने बताया कि भाई बर्फ पिघलेगा तो समुद्र दिखेगा, समुद्र के अंदर का कालापन दिखेगा, तो सूर्य की किरणों को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करेगा तो वहां का तापमान तेजी से बढ़ेगा। बर्फ पिघलेगी, जितना ज्यादा पिघलेगा उतनी ही तेजी से क्षेत्र बढ़ेगा, काला क्षेत्र उतनी ही तेजी से सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पे उष्मीकरण जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे करा अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि AMOC के कारण ठंडा सतही जल ध्रुवों की ओर तथा गर्म सघन जल विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जो AMC के कारण कह रहा है कि ठंडी सतही जल ध्रुवों की ओर तथा गर्म सघन जल विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है, ये गलत है। गलत क्यों है? तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि ठंडी सतही जल ध्रुवों की ओर जाता है। तो ठंडी सतही जल ध्रुवों की ओर नहीं जाता बल्कि गर्म सतही जल जो है ध्रुवों की ओर जाता है। जब ये गर्म सतही जल ध्रुवों की ओर जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि ये गर्म सतही जल ध्रुवों की ओर जाने पर ठंडी होने लगती हैं। जब ये ठंडी हो जाती हैं तो भारी होती है, भारी होकर के नीचे बैठने लगती हैं। ठीक है, भारी होकर के नीचे की ओर बैठती हैं और फिर ठंडे पानी के रूप में ये वापस ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ठंडा सतही जल ध्रुवों की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर नहीं जाती बल्कि विषुवत रेखा की ओर जाती है। और जो गर्म जल होता है, गर्म और सघन जल जो होता है ये ध्रुवों की ओर जाता है। तो पहला गलत है। AMC के कमजोर होने से क्षेत्रीय जलवायु में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वीय तट समुद्र जल के स्तर में वृद्धि भी शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियसली अगर ठंडा जल जो है
वो उधर ही रहे, ध्रुव की इधर ही रहे और विषुवत रेखा की ओर ना आए, और विषुवत रेखा की जो गर्म जल है ध्रुव की ओर न जाए, तो इससे जलवायु में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखिए, कुछ भू आकृतियां दी हैं, बताना है कि पवन द्वारा निर्मित अपर्दित भू आकृतियां कौन कौन सी हैं। देखो, पवन द्वारा जब पवन चलती है तो उससे उसके अपर्दन द्वारा कुछ तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, उसके नीचे पर से कुछ स्थलाकृतियां बनती है, तो उसका अलग अलग नाम रखा गया। जैसे नदियां चलती हैं तो नदियों द्वारा भी अलग अलग नदियों के नीचे पर से कुछ स्थलाकृतियां डिजाइन बनती है, जैसे डेल्टा बन जाता है। और इसके अपर्दन से जैसे वी आकार की घाटी बन जाती है, इसी तरीके से हिमनदों से जैसे यू आकार की घाटी बन जाती है, इसी तरह से पवनों से भी कुछ स्थलाकृतियां बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? तो अपवाह गर्त है, यारडांग है, जुगैन है। एस्कर जो है ये हिमनद द्वारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा नहीं होगा, केवल 3 है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ये सभी आपको पॉलिटी के थे तो आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक में मिल जाएगा। ज्योग्राफी के हैं तो आपको ज्योग्राफी, आप चाहो महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ लो या फिर परीक्षावाड़ी की बुक, दोनों बहुत अच्छी बुक है। मुझे तो परीक्षावाड़ी ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो दोनों बुक बहुत अच्छी है, और सभी क्वेश्चंस जो अभी पढ़ रहे हो आपको एग्जैक्टली वैसे ही बुक में सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दिया, कैसा दे दिया, तो डरना नहीं है। जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अपना समझ विकसित कर लोगे, अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे, तो आपके सामने उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आया आप कर ले जाओगे। बस आपको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अच्छे से अपना अप्रोच बिल्ड करना है। तो आपको क्या करना है, आप अगर कोचिंग कर रहे हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, आप डिटेल में सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहते हो विद कॉन्सेप्ट, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करके, इसमें 5th फाउंडेशन बैच इस समय चल रहा है, हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस समय 4th पेपर पढ़ाया जा रहा है, जीएस के 4th पेपर को पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे हमारे पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा दिया गया है, साइंस टेक भी पढ़ा दिया गया है। 4th पेपर चल रहा है, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फ़ी कितनी है? तो 1499 रुपये इसकी फ़ी है। 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल तक आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जल डमरू मध्य एक संकीर्ण जल मार्ग होता है जो 2 भूभागों को अलग करता है, जबकि 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। पहला स्टेटमेंट सही है। जल डमरू मध्य क्या होता है भाई? कि ये क्या करता है? 2 भूभागों को अलग करता है, 2 महाद्वीपों को अलग कर देगा, और ये 2 जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। स्थल डमरू मध्य क्या होता है? कि एक संकीर्ण भूमि गलियारा होता है, ये 2 बड़े भूभागों को जोड़ता है और 2 बड़े जल निकायों को अलग करता है। बहुत बेसिक सी बात है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पीडीएफ दोस्तों आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको हमारे पीडीएफ मिलेगा। दृष्टि आईएएस का चाहते हो तो दृष्टि आईएएस का मिलेगा, विजन आईएएस का चाहते हैं तो विजन आईएएस का, फोरम आईएएस का, संस्कृत आईएएस का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, प्लेट सीमा के प्रकारों के संदर्भ में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीमा का प्रकार दिया है, विशिष्ट गतिशीलता दी है, समांतर निर्मित भौगोलिक आकृतियां, अपसारी दिया है, अभिसारी दिया है और रूपांतरित सीमा दी हुई है। बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो अपसारी में कह रहा है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारी में क्या होता है? प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कह रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, तो ज्वालामुखी द्वीप नहीं बनते बल्कि मध्य महासागरीय कटक बनते हैं, तो ये पहला सही सुमेलित नहीं है। अभिसारी में क्या होता है कि प्लेटें जो हैं एक दूसरे के निकट आती हैं, एक दूसरे के निकट आती हैं। जो हल्की प्लेटें होती हैं ये ऊपर चढ़ जाती हैं, जो भारी प्लेटें होती हैं नीचे चढ़ जाती है। जैसे एक पतला इंसान लड़े और दूसरा भारी इंसान लड़े, तो भारी इंसान गिर करके नीचे चला जाता है और हल्का इंसान ऊपर है। ठीक है, तो ये अभिसारी प्लेटें होती हैं। इसी तरीके से एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर निकट आती हैं, तो इससे जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर निकट आएंगी तो इससे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, क्योंकि जब एक प्लेट जो भारी प्लेट था वो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो ये धंसने के बाद ये जो चट्टानें होती हैं
ये पिघलने लगती है, मैग्मा के संपर्क में आती है, एस्थोनोस्फीयर के संपर्क में आने पर ये पिघलने लगती है। पिघल रही है तो इसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो ये क्या करती है, धरातल को तोड़ते हुए बाहर निकलती है, तो इससे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा भी आपका गलत दिया है, गलत सुमेलित है। रूपांतरित सीमा, ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, इससे किसी भी तरह की भू आकृति का निर्माण नहीं होता है, तीसरा सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी केवल एक। आगे दिया है कितने अंतर पर्वतीय पठारों के उदाहरण हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 61, बताइए कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं और इनमें से कौन कौन से अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखिए, भौगोलिक स्थिति और ज्वारीय प्रभाव। उपभू में कह रहा है कि यह घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जिससे असामान्य रूप से उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो देखो, सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा। उपभू में क्या होता है कि जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है तो ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है जब एकदम पृथ्वी के करीब आता है। यहाँ सूर्य नहीं होना चाहिए था, चंद्रमा होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। अपभू में कह रहा है कि यह घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होता है, परिणाम स्वरूप ज्वार का परास कम हो जाता है। तो अपभू में क्या होता है कि जब पृथ्वी चंद्रमा से सबसे दूर स्थिति में होता है तब उसको अपभू कहा जाता है, और जब दूर रहेगा तो चंद्रमा का आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो यहाँ पे आपको ज्वार का जो परास है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, यहाँ सूर्य नहीं चंद्रमा होना चाहिए था। तीसरा कह रहा है कि अपसौर, यह घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जिससे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ पे गलत है, चंद्रमा की जगह यहाँ पे सूर्य होना चाहिए था। अपसौर में क्या होता है, उपसौर में क्या होता है कि यह घटना तब घटित होती है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, चंद्रमा नहीं। तो तीसरा गलत हो गया। अपसौर में क्या है कि कह रहा है कि यह घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, चंद्रमा नहीं सूर्य होना चाहिए। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो अपसौर की स्थिति कहलाता है। तो यहाँ असमान रूप से उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, चौथा गलत हो गया। पूछा था कितने सही सुमेलित हैं, तो कोई भी सही सुमेलित नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1, जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी मुख्यतः महासागरों के ऊपर स्थित रहती है तथा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों पर बाधित हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जनवरी दक्षिण गोलार्ध में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होती है, ये महासागरों के ऊपर स्थित रहती है तथा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे महाद्वीपों पर बाधित होती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग देखेंगे जनवरी में हम लोग किधर ठंड पड़ती है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, आपको ये भी पता होगा कि जनवरी में सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है। जनवरी में पृथ्वी जो है सूर्य के बहुत करीब रहता है। अब आप लोग कहेंगे तो हम लोग को गर्मी क्यों नहीं लगती है, क्योंकि इस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणायन हो जाती है। सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे चमकता है। ठीक है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के करीब जाता है जनवरी में, तो सूर्य जो है नीचे चला जाता है, मकर रेखा पर चला जाता है, यानी कि सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में हो जाता है, दक्षिण चला जाता है। तो जब दक्षिण जाता है तो भाई हम लोग इधर ठंड पड़ रही होती है जनवरी में, तो इधर दक्षिणायन में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, हाँ, तो अब ये कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च महासागरों में, देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी मुख्यतः महासागरों के ऊपर स्थित होता है। जैसे कि हमने बताया कि सूर्य जो है दक्षिणायन की स्थिति में हो जाता है, यानी कि सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। अब मकर रेखा पे आ जाता है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखेंगे कि आप लोग को इतना पता होगा कि जो महासागर होते हैं जल बहुत तेजी से बहुत धीमे से गर्म होता है, बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है, लेकिन जो धरातल होता है बहुत तेजी से ठंडा होता है, बहुत तेजी से गर्म होता है। तो जो धरातल है दक्षिण गोलार्ध में जितने भी धरातल होंगे वो वहाँ पे हाई प्रेशर, वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और महासागरों में अपेक्षाकृत हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी मुख्यतः महासागरों के ऊपर स्थित होती है। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी महासागरों बनेगा, क्योंकि महाद्वीपों पर अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण, और इसी वजह से आप लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों पर हाई प्रेशर नहीं बन पाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे कि जनवरी दक्षिण गोलार्ध के भूभाग पर दक्षिण गोलार्ध के भूभाग आसपास के महासागरों की तुलना में अधिक तीव्रता से गर्म होते हैं।
ठीक है। महासागरों की तुलना में जो दक्षिण गोलार्ध के जो भूभाग होते हैं, जैसे कि धरातल हो गई, ठीक है, धरातल जो है आसपास के महासागरों की तुलना में अधिक तीव्रता से गर्म होती है, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्र दिया है, वर्षा का वितरण दिया है, बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। पश्चिमी घाट उप हिमालयी क्षेत्र मेघालय की पहाड़ियां, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगा, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, कछार घाटी और मणिपुर, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, पहला कथन है, कह रहा है कि सुनामी खुले महासागरों की तुलना में तटीय क्षेत्रों के पास अधिक विनाश का कारण बनती है। दूसरा कह रहा है कि गहरे महासागर के जल में सुनामी की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक और तरंगों की ऊंचाई बहुत कम होती है। देखो, सुनामी का संबंध जो है गहराई से होता है, महासागर की गहराई से। ठीक है, अगर महासागर की गहराई ज्यादा है तो सुनामी की जो तरंग होगी वो लंबी होगी और इसकी ऊंचाई जो है कम होगी। जैसे ये समझ लो ये तरंग है, तरंग दैर्घ्य इस तरह से लंबी लंबी तरंगे होंगी। इसकी तरंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी लंबी है, लेकिन इसकी ऊंचाई देखो कम है। तो गहराई जितनी ज्यादा होगी, सुनामी की जो तरंग दैर्घ्य होगी, लंबाई उसकी ज्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। ठीक है, अगर यही तरंग सुनामी जो है, यही जो तरंग है धरातल पर जब आती है, मतलब समझ लो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे आती है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक हो जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है। इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम हो जाती है और ऊंचाई ज्यादा हो जाती है जब ये उथले क्षेत्रों में आता है। सुनामी जब यही उथले क्षेत्रों में आती है तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा है। यानी कि आप देखेंगे सुनामी की जो लहर होगी इस तरह से आएगी, तबाही मचाती हुई किनारे पे। तो गहरे में बस ये समझना कि सुनामी जो है खुले महासागरों में, गहराई वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। ये खतरनाक कम होती है खुले महासागर में, गहराई में, बीचों बीच में, लेकिन जब ये किनारे पे इसका प्रभाव आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा भयंकर होती है। तो अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। सुनामी खुले महासागर की तुलना में तटीय क्षेत्रों के पास अधिक विनाश का कारण बनती है। तो पहले स्टेटमेंट सही है कि तटीय क्षेत्रों के पास बहुत अधिक विनाश का कारण बनती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कह रहा है कि गहरे महासागर के जल में सुनामी की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक तथा तरंगों की ऊंचाई जो है बहुत कम होती है। तो गहरे महासागर में जैसे कि हमने बताया कि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है बहुत ज्यादा होती है और इसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन यही अगर उथले महासागर की बात करें तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है और ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, जैसे इस तरह से। अब क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या है, कम हो गई, लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए, सूखा का प्रकार दिया है और विवरण दिया है। कृषि सूखा, फसल की वृद्धि के लिए मृदा में पर्याप्त नमी न होना। तो ये कृषि विज्ञान इसको सूखा मानता है कि अगर फसल की वृद्धि के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है तो उसको कृषि सूखा कहा जाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा किसे कहेंगे, जब जलाशयों, झीलों, जलभृतों में जल का स्तर पुनर्भरण क्षमता से कम हो जाता, इसको जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। तो दूसरा सही सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिक सूखा में क्या होता है, जल संकट के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ उनकी उत्पादकता में कमी आना, इसको पारिस्थितिक सूखा कहा जाता है। ठीक है, तो जब पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में पौधों को ग्रोथ करने के लिए या उनकी उत्पादकता के लिए उतनी ज्यादा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो इसी को पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। बोर्ड दिया है, मुख्यालय दिया है, पूछा है कि कितने सही सुमेलित है। तंबाकू बोर्ड जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। ठीक है, तो ये पहला गलत है। रबर बोर्ड जो है कोट्टायम केरल में है, सही है। चाय बोर्ड जो है गुवाहाटी में नहीं बल्कि कोलकाता में है, तो तीसरा गलत है। मसाला बोर्ड जो है केरल के कोच्चि में है। तो दो सही सुमेलित है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारत में जल उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश में सतही जल और भूजल दोनों के उपयोग में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 9/10 है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सतही जल के उपयोग में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कम है। तो ये गलत है। सतही जल के उपयोग में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 9% है और औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 2% है। तो इसका मतलब ये कि सतही जल के उपयोग में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा है औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में, इसलिए पहला गलत हो गया, सॉरी दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं? तो बताइए कितनी नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं? तो राइन नदी, टेम्स नदी, एल्बे नदी, ये तीनों जो है उत्तरी सागर में गिरती हैं। सीन नदी जो है ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। तो दूसरा गलत। कितने सही सुमेलित हुए? कितनी नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं? तो 3 नदियां। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फियोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फियोर्ड लंबे, संकीर्ण, गहरे अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं जो आमतौर पर लंबवत चट्टानी ढलानों से युक्त यू आकार की घाटियों में पाए जाते हैं। साधारण तरीके से समझिए कि जो हिमनद होते हैं, आप लोग को पता होगा कि हिमनदों द्वारा यू आकार की घाटी बनाई जाती है और नदियों द्वारा वी आकार की घाटी बनाई जाती है। तो ध्यान रखना कि हिमनद द्वारा जो यू आकार की घाटी बनाई जाती है, तो जब इस यू आकार की घाटी में समुद्र का जल आकर के भर जाता है, इसी को फियोर्ड तट कहते हैं, इसी को फियोर्ड कहा जाता है। ये जो फियोर्ड होता है यानी जो यू आकार की घाटी होती है, ये लंबे होते हैं, संकीर्ण होते हैं और गहरे होते हैं और ये गहरे अंतर्देशीय जल मार्ग होते हैं, आमतौर पर लंबवत चट्टानी ढलानों से युक्त। ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि यू आकार की घाटी में जब हिमनदों द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी में जब समुद्र का जल आकर के भर जाता है, इसी को फियोर्ड कहा जाता है। ये लंबे होते हैं, संकीर्ण होते हैं और गहरे होते हैं। दूसरा कह रहा है कि फियोर्ड सामान्यतः अपने समुद्री मुहाने के पास सर्वाधिक गहरे और अंतर्देशीय छोर की ओर उत्तर उथले होते हैं। तो ये दूसरा गलत हो गया। आप लोग को पता होगा कि भाई हिमनद है कि अगर वो घाटियों को बना रहा है तो अपनी जहां से ये हिमनद जब हिम पिघल करके नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में जब ये बढ़ना शुरू होता है यानी कि अपने युवा अवस्था में होता है, तो ये ज्यादा गहरी घाटियां बनाएगा। धीरे धीरे आगे चल करके ये कम घाटी बनाएगा, कम गहरी घाटी बनाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि समुद्री मुहाने के पास सर्वाधिक गहरे होते हैं। तो नहीं, ये समुद्री मुहाने के पास सर्वाधिक गहरे नहीं होते हैं। अंतर्देशीय छोर के पास ये ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्री मुहाने के पास तो ये उथले होते हैं, क्योंकि अपने बहने के साथ साथ जब ये घाटियां बनती हैं तो अपने साथ साथ ये बहुत सारे निक्षेपण लेके जाते हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे अवसाद ले जाते हैं। तो अवसादों को यहाँ मुहाने के पास बहाते रहते हैं, तो इससे यह गहरा कैसे होगा, बल्कि ये उथला होगा। ठीक है, कम गहराई होगी। दूसरा गलत हो गया, पहला सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सुपारी के उत्पादन और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा कुल वैश्विक उत्पादन में इसकी 50% से अधिक हिस्सेदारी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में सुपारी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर, केरल दूसरे स्थान पर और असम तीसरे स्थान पर आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया तथा मालदीव भारतीय सुपारी के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में शामिल है। यानी कि भारतीय सुपारियों का सबसे ज्यादा निर्यात जो है संयुक्त अरब अमीरात में, वियतनाम में, नेपाल में, मलेशिया में, मालदीव में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया है कथन एक, यदि शीतलन की दर पर्याप्त रूप से तीव्र हो तो वायु के पूरी तरह से संतृप्त न होने पर भी संघनन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यदि शीतलन की दर पर्याप्त रूप से तीव्र हो तो वायु की पूरी तरह संतृप्त न होने पर भी संघनन हो सकता है। तो नहीं, जब तक 100% सापेक्षिक आर्द्रता नहीं हो जाता तब तक संघनन नहीं होता है। तो यहाँ पहला गलत हो गया। हालांकि कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम अपवाद के, इसमें अपवाद नहीं बोला है, इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया। अगर बोला होता है अपवाद के तौर पे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, लेकिन अपवाद नहीं दिया है। सामान्य नियम, अगर सामान्यतः हम नियम के आधार पे करें तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संघनन तभी प्रारंभ होता है जब वायु का तापमान उषांक बिंदु से नीचे गिर जाता है, जिससे वायु अपनी संपूर्ण आर्द्रता वाष्प रूप में धारण करने में असमर्थ हो जाता है। संघनन क्या होता है कि देखो, वायु में जब नमी होती है तो वो नमी यानी कि जब जल जो है वाष्प के रूप में होता है,
तो जब वाष्प जब एक तापमान के बाद यानी उष्णांक बिंदु से नीचे गिर जाता है जब वायु का तापमान, तो ऐसी स्थिति में जो वायु में जो नमी होती है गैस के फॉर्म में, वो नमी वो गैस के फॉर्म में यानी कि जो जलवाष्प होता है गैस के रूप में, वो जल के कणों में, जल में या फिर हिम में या बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो इसी को संघनन कहते हैं, यानी कि वाष्प का जल की बूंदों के रूप में या हिम के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कथन सही है। ये तभी होगा जब वायु का तापमान उष्णांक बिंदु से नीचे जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय मतलब महान हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। तो इसमें कह रहा है हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर बनाए रखती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हिमाचल पर्वतमाला यानी हिमाचल पर्वतमाला का मतलब है लेसर हिमालय, लघु हिमालय, मुख्य रूप से अस्थिर संचलन और संपीड़न के कारण निर्मित रूपांतरित चट्टानों से बनी है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका भूभाग अत्यधिक विदरित और असमान है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये जो हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय ये रूपांतरित चट्टानों से बना है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा संपीड़न बल के कारण यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा असमान तरीके से फैलाव देखने को मिलेगा पर्वतमाला का। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितनी नदियाँ आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं? तो इसमें से चंबल, केन और बेतवा, ये तीनों नदियां जो है आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 3। और सोन नदी और नर्मदा नदी ये अरीय अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है, यानी कि किसी एक केंद्र बिंदु पे जब कोई नदी एक केंद्र बिंदु पर ऊंचाई पर कहीं ऊंचाई पे उद्गम होता है और चारों तरफ फैलती है, तो इसे अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा और ओलावृष्टि होती है। आप लोग देखेंगे ठंडों में वर्षा होती है, तो इसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। एक होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, दूसरा होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भारत में आप लोग देखेंगे कि पंजाब साइड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडों में वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। तो पहला सही है। पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से भारतीय मानसून के समय पूर्व आगमन में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है ये भारत में मानसून लाने का काम करती है या मानसून के आगमन में ये प्रमुख भूमिका निभाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 सहित बैंकिंग से संबंधित 5 विधियों में संशोधन किया गया। अभी हाल ही में बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया। इसका उद्देश्य बैंकों में जो 5 बैंकों से संबंधित 5 विधियों में संशोधन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जिनमें से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 भी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो ये बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम 2025 पढ़ें तो देखें कि किन किन बैंकिंग से संबंधित किन किन 5 अधिनियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि इस अधिनियम के सभी प्रावधान अप्रैल 2025 में इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से स्वतः प्रवृत्त हो गए। तो दूसरा गलत है। कुछ अधिनियम जो है दोस्तों वो बाद में जैसे कि 1 अगस्त 2025 को प्रवृत्त हुए थे, तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के शासन मानकों और अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 1 और 3। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जुलाई 2025 के परामर्शदायी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ICJ ने अभी निर्धारित किया कि गंभीर जलवायु क्षति को रोकने में राज्यों की विफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दोषपूर्ण कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ की गंभीर जलवायु जो कि बहुत ज़्यादा अगर प्रदूषित हो रही है और अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो
ये माना जाएगा कि वो राज्य जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दे रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोषपूर्ण माना जाएगा। तो ऐसा कहा गया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस परामर्शदायी मत के अनुसार जलवायु संरक्षण एक बाध्यकारी दायित्व है जो केवल प्रभावित राज्य की सहमति से ही प्रवर्तनीय है। तो दूसरा गलत है, ये बाध्यकारी दायित्व नहीं है। और ये कह रहा है आगे कि केवल प्रभावित राज्य की सहमति से ही प्रवर्तनीय है, तो यहाँ पे राज्यों की सहमति से प्रवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि इस मत के अनुसार राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निजी निगमों द्वारा किए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करना आवश्यक होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 यानी नेशनल वाटरवे 57 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह असम के पूर्ण रूप से कोपली नदी के समानांतर है और इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार अगस्त 2025 में नेशनल वाटरवे 57 पर माल ढुलाई का परीक्षण किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह नीति आयोग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम की प्रगति का आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया एक समग्र सूचकांक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 2024 में आईईएमआई रैंकिंग में महाराष्ट्र समग्र रूप से शीर्ष पर रहा, उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ का स्थान रहा। तो शीर्ष पे रहा दिल्ली, पहले नंबर पे दिल्ली था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ था। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होप मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भूमि आधारित एनालॉग मिशन है जिसे ग्रही मिशनों हेतु चालक दल की तैयारी का आकलन करने के क्रम में अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का अनुक्रमण करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब यह है कि धरातल पर ही, पृथ्वी पर ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसे कि अंतरिक्ष में एनवायरनमेंट होता है, मंगल ग्रह पे जैसा एनवायरनमेंट है, वैसा ही एनवायरनमेंट पृथ्वी पर कहीं पे ढूंढ करके सेम वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो अपने अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ट्रेनिंग देना। उनके जब वो ऐसी एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति को जांचा जाएगा कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनके शारीरिक स्थिति कैसी है, उनके शरीर में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं दिक्कत हो रही है, इन सारी चीज़ों को जांचना है। और इसके साथ ही उनको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से पहले से ही तैयार करना है ताकि जब वो मंगल ग्रह पे जाएं तो खुद बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो पहले से ही खुद को उस हिसाब से तैयार करना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे जाने से पहले ही पृथ्वी पर ही खुद को वैसे एनवायरनमेंट में रहने की आदत बनाना है। ठीक है, हैबिचुअल होना है। तो भारत में आप लोग देखेंगे कि लद्दाख के एक झील है जिसका नाम है, इसका नाम भी थोड़ा अजीब है, मतलब सो कार घाटी, तो कार घाटी ऐसा कुछ बोलते हैं, ये ओ है ऐसा। ठीक है, तो झील है तो कार झील, यहाँ पर ही एक एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया गया है जिससे कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं यहाँ पर अपना खुद को हैबिचुअल कर सके उस एनवायरनमेंट पे। दूसरा कह रहा है कि इसरो के समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व वाला यह मिशन मंगल जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, हाँ देखो ये तो कार में संचालित किया जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आयुर्वेद आहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह आयुर्वेद के समग्र आहार सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किए गए खाद्य उत्पादों को संदर्भित करना है। पहला स्टेटमेंट सही है। देखो इसका उद्देश्य है, लाने का उद्देश्य क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद हर्बल, प्योर हर्बल है, 100% हर्बल है, इस नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और कोई गारंटी ही नहीं होती है कि वो सच में हर्बल है या नहीं है, आयुर्वेद है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आयुर्वेद आहार लाया गया है। क्यों लाया गया है? तो इसके तहत केवल वही व्यंजन अनुमन्य होंगे, यानी उन्हीं व्यंजनों को आयुर्वेद आहार माना जाएगा जो खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियमन 2022 की अनुसूची ए में सूचीबद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए हैं। यानी कि जब वो किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कंपनी अगर बोल रही है कि हाँ ये मेरा प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, तो
उसका जो बनाने का विधि है, जो भी इंग्रेडिएंट तैयार किया गया है, वो हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उन आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से बने हों, ठीक है। तो उसी को आयुर्वेद आहार कहा गया है और वो प्रोडक्ट प्योर हर्बल तभी माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वीं शेयर संख्या अनुमान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 32% वृद्धि के साथ शेयरों की संख्या 674 से बढ़कर 891 हो गई है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि गुजरात वन विभाग ने 16वीं शेयर संख्या अनुमान रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि भाई शेयरों की संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। पहले शेयर 674 थे, अब कितने हो गए? 891 हो गए। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में शेयरों की आधे से अधिक संख्या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मोजेक परिदृश्यों में पाई जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि शेयरों के अधिवास क्षेत्र में कमी, देखो शेयरों के अधिवास क्षेत्र में कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ोतरी हुई है उसके अधिवास क्षेत्र में। वर्ष 2015 के स्तर की तुलना में पारिस्थितिक संपर्कता में कमी नहीं बल्कि वृद्धि आई है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कैच ग्रांट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा कैंसर देखभाल में एआई आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसको किसके द्वारा लाया गया है? तो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा इस कैच ग्रांट प्रोग्राम को लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि कैंसर जो पेशेंट होंगे उनका देखभाल किया जाएगा, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। इन सभी प्रक्रिया में एआई आधारित समाधानों को बढ़ावा दिया जाएगा, एआई का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति परियोजना 50 लाख तक का वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है तथा सफलतापूर्वक स्केल अप करने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका कि इसमें क्या है कि प्रति परियोजना, हर परियोजना को 50 लाख रुपए तक का वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि केवल सरकारी अस्पताल और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान ही कैच ग्रांट प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र है, तो ऐसा नहीं है। न केवल सरकारी अस्पताल बल्कि निजी अस्पताल हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, हेल्थ टेक कंपनीज हो गई, ये सभी जो है कैच ग्रांट प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया, दो स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रस्तावित है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि समझौते की समीक्षा और आधुनिकीकरण के प्रयासों के तहत भारत ने नई दिल्ली में भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 10वीं बैठक की मेजबानी की, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की थी, 10वीं बैठक की। तीसरा कह रहा है कि भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की लगभग 1/4 हिस्सेदारी है, तो 1/4 हिस्सेदारी नहीं है दोस्तों, बल्कि 11% की हिस्सेदारी है। तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 5 इंडो बर्मा देशों के रामसर नेशनल फोकल पॉइंट्स द्वारा आईयूसीएन के एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसे 5 विंडो बर्मा देशों के रामसर नेशनल फोकल पॉइंट द्वारा आईयूसीएन के एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में दे देता है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है ये जरूरी है। दूसरा कह रहे हैं कि संचालन समिति के नेतृत्व में आईयूसीएन इस इनिशिएटिव के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है, तो सचिवालय के रूप में आईयूसीएन काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेबल कॉइन्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? हमने आपको दृष्टि के टेस्ट नंबर 4 या 5 में इकोनॉमिक्स का टेस्ट था, तो उसमें ये स्टेबल कॉइन्स के बारे में अच्छे से समझाया है। तो ये क्या है स्टेबल कॉइन? तो सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर जारी किया गया टोकनाइज्ड कैश जो फिएट संबद्ध भंडारों द्वारा समर्थित होता है, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइंस होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होते, इनके वैल्यू में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आती है। तो इसी तरह स्टेबल कॉइन्स का भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया
कि इसकी वैल्यू जो है स्टेबल रहेगी, इसकी वैल्यू में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगी। जैसे कि $1 में अगर 80 रुपया है तो इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगी। इसी तरीके से स्टेबल कॉइन्स में इसकी वैल्यू में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगी। नॉर्मली इसे लोग अपने लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जैसे बिटकॉइन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके वैल्यू में बहुत ज़्यादा अस्थिरता होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखिए, भारत में मूंगफली के उत्पादन और निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखो, भारत जो है मूंगफली के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, चाइना पहले नंबर पे आता है। विश्व में मूंगफली उत्पादन में चाइना पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, मार्च और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के कारण भारत में मूंगफली पूरे वर्ष उपलब्ध है। भारत में देखो मूंगफली 2 सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है, एक मार्च में, दूसरा अक्टूबर में। इसी वजह से आप लोग देखेंगे भारत में पूरे वर्ष ही मूंगफली आपको देखने को मिलेगा, मूंगफली खाने का मजा मिलेगा। तीसरा कह रहा है कि इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया भारत की मूंगफली के प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगर पहला पता होता तो एलिमिनेट कर देते, आंसर आपका निकल के आ जाता। अगला है, कोनोकार्पस वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्राय ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि इससे स्थानिक कीटों, पक्षियों, स्तनधारियों के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी खाद्य पदार्थ या अधिवास की सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा कह रहा है कि इसकी जड़ प्रणाली उथली और गैर आक्रामक होती है। तो कोनोकार्पस वृक्ष के बारे में हमने आपको विजन आईएएस की टेस्ट नंबर 13 में बताया है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसको ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से विस्तार करता है अपना, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि नॉर्मली पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं तो वो छाया देते हैं, अन्य पौधों, अन्य जो पक्षियां होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको आवास प्रदान करता है। ठीक है, और भी उस पौधे का, नॉर्मली पौधों का बहुत यूज होता है, खाने पीने के लिए फल देता है। लेकिन ये पौधा क्या है, कुछ नहीं करता है, बस ग्रीन हरा हरा पौधा। अब मतलब क्या होता है कि अपना विस्तार करता है ना, तो ये किसी पक्षियों को रहने की जगह देता है, ना कीटों को रहने की जगह देता है। ये इसका यूज बहुत कम होता है, यूजलेस प्लांट है ये, कहें तो ये पूरी तरीके से यूजलेस प्लांट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया है। ये दूसरा कह रहा है कि ये जड़ प्रणाली उथली या गैर आक्रामक होती है, तो ये गलत है। ये आक्रामक प्रजाति होती है, यानी ये ग्रोथ इतना करता है कि वहाँ की स्थानीय, जहाँ पे भी आप उगाएंगे वहाँ के आसपास उगने वाली जो स्थानीय पौधे होंगे उनको नहीं उगने देगा। सारा पोषण ये खुद ही ले लेता है और ये ज्यादा से ज्यादा जल को अवशोषित करता है। संसाधनों का जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से सोखता है। तो अन्य पौधों को इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, पानी नहीं मिल पाते हैं, और क्षेत्र इतना अपना विस्तार कर लेता है कि उनको ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। इसलिए इसको कोनोकार्पस को ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आक्रामक होती हैं, गैर आक्रामक नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ज्यादातर इस पौधे को रोड के किनारे सजाने के लिए, हरा भरा दिखाने के लिए इसको लगाया जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अक्सर ये जब भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देता है, अक्सर एग्जाम में दे देता है, तो ये पूछता है कि इसका गठन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुआ था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उनके दिमाग में आएगा, ऑप्शन दे देता है उस तरह से कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कह रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम कहा जाता है, को लागू करने हेतु उत्तरदायी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्थानों पर नियमित रूप से अमोनिया और सीसा सहित 8 प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। तो 8 प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी नहीं की जाती, बल्कि 4 प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। 4 प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM10 है और PM2.5 है। ये 4 प्रदूषक हैं जिनका सभी जगहों पे नियमित रूप से निगरानी की जाती है। तो तीसरा गलत हो गया। तीसरा पता होता तो आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
प्रजाति दी है और आयुसीएन संरक्षण स्थिति। देखो हाल ही में जितने भी जीव जंतु न्यूज में रहे हैं उनकी आयुसीएन स्टेटस देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में उनको रखा गया है। चलिए, पहला है इंडियन वल्चर, इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त रखा गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। रेड हेडेड वल्चर, ये इसको भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, सुभेद श्रेणी में नहीं, तो दूसरा गलत है। इजिप्टियन वल्चर, इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो तीसरा सही है। तो कितने युग में सही सुमेलित थे? केवल 2। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है प्रातूष टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे ब्रह्मांड के रीआयोनाइजेशन युग से संबंधित उदासीन हाइड्रोजन से आने वाले संकेतों के अध्ययन के क्रम में चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है, तो दूसरा भी सही है। किसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आप्रवास विदेशियों विषयक आदेश 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विदेशियों विषयक अधिकरण आदेश 1964 को स्थानांतरित करने के साथ यह विदेशियों विषयक अधिकरणों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अभी हाल ही में आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश 2025 जारी किया गया है, इसी के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है विदेशियों विषयक अधिकरण द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ निरोध का आदेश दिया जा सकता है जिनकी राष्ट्रीयता विवादित है और वे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं या नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 2023 में घटकर 1.5 रह गई जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। तो देखो भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 2023 में घट करके 1.9 रह गई है, ना कि 1.5। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2023 के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का अनुपात लगभग 10% है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह जिनेवा स्थित स्वतंत्र एवं गैर लाभकारी संगठन है जो स्वास्थ्य नियामकों को एक मंच पर लाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क क्या है? जिनेवा स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो स्वतंत्र स्वास्थ्य नियामकों को एक मंच पर लाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक है। इसके द्वारा पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के क्रम में अपने सदस्यों को पंजीकृत एआई आधारित स्वास्थ्य उपकरणों की ग्लोबल डायरेक्टरी तक पहुंच प्रदान की जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत में अवसंरचना निवेश को सुगम बनाने हेतु नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह यूके की परियोजना संरचना और वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को बोली हेतु तैयार करने पर केंद्रित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो देखो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें कह रहा है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है, तो ये गलत है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतिवर्ष पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। दूसरा कह रहा है कि सर्वेक्षण के तहत सड़क की धूल, अपशिष्ट प्रबंधन, वाहन से होने वाले उत्सर्जन, जन जागरूकता तथा कणीय पदार्थ स्तरों में सुधार जैसे मापदंडों के आधार पर नगरों का मूल्यांकन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रमुख महानगरों में से केवल
चेन्नई द्वारा PM10 स्तर के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक को पूरा किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा तीसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। पता होता पहला गलत है तो एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आंसर निकल आ जाता। अगला देखिए, मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसमें पर्यावरणीय संधारणीयता को केंद्रीय उद्देश्य बनाते हुए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने वाली मत्स्य सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, इसके तहत अवैध, असूचित, अनियमित मत्स्यन, अतिदोहन हो चुके मत्स्य भंडार तथा अविनियमित खुले समुद्र में मत्स्य से संबंधित गतिविधियों में योगदान देने वाले सब्सिडी पर रोक लगाना है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है, प्रोजेक्ट आरोहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत टोल प्लाज्मा कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को समर्थन देने हेतु शुरू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। प्रोजेक्ट आरोहण का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है कि उनके बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, समर्थन प्रदान किया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद की जाएगी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 6 से स्नातक तक के 500 विद्यार्थियों, तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 से नहीं 11 से स्नातक तक के 500 विद्यार्थियों को 12,000 रुपये हर साल दिया जाएगा। इसके आगे कह रहा है, स्नातकोत्तर एवं उच्च अध्ययन की आकांक्षा रखने वाले 50 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ मेंटरशिप और करियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो दूसरा गलत है, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए था, 11 से स्नातक तक के 500 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उच्च अध्ययन की आकांक्षा, जैसे कि उसके आगे भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऐसे में 50 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दूसरा गलत है, पहला सही। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके तहत भारत भर में जमीनी स्तर की वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने वाली फ्रंटियर तकनीकों के सिद्ध प्रभाव संचालन उपयोग संबंधी मामलों का दस्तावेजीकरण करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह रिपोजिटरी मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है, चाहे उसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम मापन योग्य हो या न हो। ये गलत है। रिपोजिटरी मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है, ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम पर ध्यान देता है। कह रहा है कि इसके मापन योग्य हो या ना हो, ये गलत है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।